नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम अब एक नई सीरीज़ के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। और दोस्तों, जब से मैंने ये प्रश्न उत्तर का सीरीज़ स्टार्ट किया है, तब से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन्स मेरे पास आए हैं और मैंने सोचा कि हम लोग अपने दूसरे जो मेरी सीरीज़ है, जो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो एक एपिसोड हम करते हैं, उसमें तो उनके सवाल हम लेके उनका जवाब दे देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं चिकित्सकों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको कई तरह के सवाल उनके मन में है और उनका जो उत्तर है, उसको मैं देना चाहता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये जो आज की सीरीज़ है वो चिकित्सकों के लिए ही डेडिकेट कर रहा हूँ, उनके लिए ही बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ये सवाल हैं उनका मैं उत्तर दे सकूँ। दोस्तों, ये सिस्टम के अंदर आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं। बिना प्रैक्टिस के कोई भी दवाइयों को हम लोग साइंटिफिक करार नहीं कर सकते और यही कारण है कि मैं कभी-कभी एक तरह के टॉपिक पर कई बार चर्चा करता हूँ। उसका कारण सिर्फ ये है कि कहीं न कहीं हम लोग उस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएँ कि ये सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है, ये सिस्टम क्या है और इस सिस्टम को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और एकरूपता क्या है। जब तक एकरूपता नहीं होगी तब तक हम लोग ये सिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। तो हम शुरू करते हैं कि चिकित्साओं के प्रति क्या वो सवाल हैं जो कि वो पूछना चाहते हैं। तो मेरे पास काफ़ी चिकित्सकों के सवाल आए हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम को चलते हुए 150 साल से ये सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है और इसका जो मुख्य कारण रहा वो कहीं न कहीं आप और हम सबको पता है कि वो किस तरह से इटली से लेके जर्मनी तक और फिर उसके बाद यूरोप के अंदर ये सिस्टम पिछले 100 वर्षों से लगातार जर्मनी के अंदर रहा है। उसमें क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं न कहीं जर्मन जो मदरलैंड ऑफ होम्योपैथिक माना जाता है या हम टेक्नोलॉजी के अंदर देखें या आज के युग में मॉडर्न युग के अंदर जर्मनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं एक साइंटिफिक देश है और यहाँ तक कि अगर हम अपने संस्कृत की बात करें, अपने सभ्यता की बात करें या हम लोग अपने भारतवर्ष की बात करें तो उसका लिंक कहीं न कहीं जर्मन के साथ एक बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं इस सिस्टम के अंदर भी जर्मन का बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ पर ये सिस्टम पिछले 100 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अपने देश के बाद यूके, यूरोप में प्रैक्टिस करता हुआ पिछले 20 वर्षों में मैंने जर्मनी के अंदर ये कार्य करने का मुझे जो मौका मिला, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं वो सब जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो सब बातें जो मैंने सीखी हैं सिस्टम के अंदर, वो सब आपके पास मैं लाना चाहता हूँ, बशर्ते कि आप उसको समझकर इस सिस्टम को बारीकी से समझकर अपनी प्रैक्टिस के अंदर वो सब चीज़ें अपनाएँ, जिसके अपनाने से ये सिस्टम भी बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। जिस तरह से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको निर्णय ये करना है कि क्या गलत है, क्या सही है, तभी आप और ये कॉमन सेंस है कि कहीं पर भी अगर आप जाते हैं या कोई भी विषय को आप चुनते हैं या किसी भी सेक्टर के अंदर आप जाते हैं तो आपको गलत और सही का निर्णय लेने के बाद ही आप कोई चीज़ अपनाते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर हम क्यों ना कुछ भ्रांतियाँ जो चल रही हैं वो दूर करें। तो दोस्तों, आइए कुछ सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। तस्वीर के 2 रुख होते हैं। एक रुख या कह सकते हैं कि 2 व्यक्ति अपना-अपना अलग मंतव्य रखते हैं, लेकिन अगर उनमें से निर्णय निकालना हो, अगर सत्य को धारण करना हो, तो कहीं न कहीं हम लोगों को गलत को छोड़ना पड़ेगा। कुछ मूलभूत जो सिद्धांत हैं, वो एक स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। पहला सवाल ही ये है कि क्या ये सिस्टम होम्योपैथिक है?
तो मैं यहाँ पर आपको कई बार मैंने बताने की कोशिश की है कि ये सिस्टम को शुरू से ही एक हिस्टोरियंस या एक परिस्थितियों के मुकाबले में इस सिस्टम को कहीं न कहीं होम्योपैथी के साथ कुछ समानताओं की वजह से ये समझ लिया गया है कि ये सिस्टम पार्ट ऑफ होम्योपैथिक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम चाहे किसी भी रूप से देखा जाए तो वो किसी भी सिस्टम के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन एक जो प्रिंसिपल्स हैं या एक जो सिस्टम्स की जो मेडिसिन्स हैं या देखने में ये सिस्टम किस तरह से लगता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम किसी का पार्ट है। हाँ, ये बात और है कि यहाँ तक भी गलत कुछ बातें समझ ली जाती हैं कि जो जर्मन फार्माकोपिया के अंदर या होम्योपैथिक के लोगों या बॉडी के बीच में ये सिस्टम काफ़ी सालों से रहने के कारण इस सिस्टम को होम्योपैथी समझ लिया। लेकिन अगर आप इसका तुलना किसी और चीज़ों से करें तो आपको समझ आएगा कि जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उनकी जो फिलॉसफी है वो सिमिलर लगती है, लेकिन वो सिस्टम अलग-अलग हैं। अगर आप सारी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का एक उद्देश्य देखें तो वो लगता है बॉडी माइंड सोल के ऊपर काम करती है। लेकिन किस तरह से काम करती है, ये हर सिस्टम अपने-अपने तरीके से अप्रोच करता है। अगर आप खाने की बात करें तो खाना तो हर प्रकार का एक ही तरह से होता है, लेकिन उसका बनाने का ढंग, उसको परोसने का ढंग और उसमें स्वादिष्ट अनुसार अलग-अलग तरह से होगा। या फिर हम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है स्मार्टफ़ोन्स और फ्लाइट्स, तो वो सब एक तरह से बन रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तरह से देखने में लगती हैं, एक तरह से उड़ती हैं, एक तरह से वो स्मार्टफ़ोन काम करता है। लेकिन सबका अलग-अलग तरीका है, सबका प्रोसेस अलग है, सबका डिज़ाइन अलग है, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो एक है। तो इससे समझ सकते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल देखने में नाम के कारण या कई और अन्य दवाइयों के कारण एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? अगर हम मुख्य तौर से इस सिस्टम को समझें तो 150 सालों से ये सिस्टम की जो फिलॉसफी है वो वो सब चीजों को कहती है जो दूसरे अन्य सिस्टम कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये सिस्टम प्राण शक्ति को मानता है, ये सिस्टम वाइटल फोर्स को मानता है, ये सिस्टम आपकी जो एनर्जी फोर्स है, लाइफ फोर्स है, उसको मानता है। लेकिन उसको कहता क्या है? उसको ऑडिक फोर्स कहता है। तो वो ऑडिक फोर्स का जो तरीका है वो थोड़ा साइंटिफिक है वाइटल फोर्स से, वो साइंटिफिक है प्राण शक्ति से। तो ऑडिक फोर्स जो है वो जर्मन साइंटिस्ट ने ऑडिक को यूनिवर्सल फोर्स कहा। तो प्राण शक्ति की जगह ऑडिक फोर्स आ गई। अब वो ऑडिक फोर्स में किस तरह से पूरे कॉस्मिक एनर्जीज काम करती हैं, वो इस सिस्टम की दवाइयां और हमारी जो बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति बैठी है उसको ऑडिक फोर्स कह सकते हो। तो एक बात का पहला सिद्धांत ये हो गया। अब दूसरा सिद्धांत ये है कि इस जो सिस्टम की जो दवाइयां हैं, जो इस सिस्टम की टेम्परामेंट्स हैं, जो इस सिस्टम का बॉडी नेचर्स है, वो हमारे को समझ आता है कि 3 तरह के हैं, है ना? लिम्फेटिक है जिसको हम रस प्रकृति कहते हैं, ब्लड टेम्परामेंट है जिसको हम रक्त प्रकृति कहते हैं, नर्वस टेम्परामेंट है जिसको हम मानसिक कहते हैं, और अन्य कोई 2। तो अब दूसरे सिस्टम से भिन्न है। किसी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम या सैंगिन सिस्टम या नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उनके जो टेम्परामेंट्स हैं या उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं वो भी तो यही बात कर रहे हैं, लेकिन अलग है। हो सकता है कि अगर मैं अन्य जो चिकित्सा प्रणाली वाले हैं वो सोचते हैं कि मैं शायद कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन या मैं इस सिस्टम का फॉलो करूं इसलिए मैं इस सिस्टम की प्रशंसा करता हूं, पर ये साइंटिफिक सिस्टम ज्यादा लगता है, आज की मॉडर्न मेडिसिन के साथ कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुरूप चलता है। तो जितने भी टेम्परामेंट्स हैं वो टेम्परामेंट्स उस हिसाब से ज्यादा साइंटिफिक हैं। अब रही बात कि उसको
डाइल्यूशंस पे आ जाते हैं हम लोग। अब डाइल्यूशंस जो हैं, आयुर्वेदा के अंदर एसेंस को सीधा दिया जाता है। तो हर्बल एसेंस हो गया, एक्सट्रैक्ट्स हो गया। अब वो देखने में एक लगता है, एक ही प्लांट सब में चल रहा है। अब कई ऐसे प्लांट हैं जो दूसरी वैधि में भी चल रहे हैं और हमारी वैधि में भी चल रहे हैं, लेकिन देने का तरीका अलग है। अब एक प्लांट को आपने एक्सट्रैक्ट्स निकालने की विधि तीनों में अलग-अलग है। आयुर्वेदा के अंदर अलग है, यहाँ तक कि होम्योपैथी के अंदर तो बिल्कुल ही कोई खास निकालने की प्रकृति नहीं है, उसके अंदर कोई खास मेथड नहीं है, उसको मदर टिंचर कहा गया है, और हमारे में स्पजरिक एसेंस कहा गया। तो तीनों अलग-अलग हो गए, आपका बेसिक ही अलग हो गया, देखने में सेम लग रहा है। यहाँ तक कि एलोपैथी का दवाई बनाने का तरीका भी अलग है, तो एक कैसे हो गया? और तीनों का रेफरेंस मिलता है कि हर्बल एक्सट्रैक्ट का जो तरीका है वो अलग है, होम्योपैथिक का मदर टिंचर अलग है और स्पजरिक एसेंस का अलग है। तो ये तीन अलग हो गए। अब उसके बाद डाइल्यूशंस पे बात आती है। हर्बल तो देता ही नहीं, डाइल्यूट करता ही नहीं, 1:1 रेशो चल रहा है, प्योर एसेंस दिया जा रहा है, क्रूड फॉर्म को एसेंस में दे दिया, उसके अंदर तो डाइल्यूशन पद्धति है ही नहीं। अब होम्योपैथिक ने डाइल्यूशन पद्धति दी, पोटेंसीज लेके आए, डाइल्यूशंस वो करते नहीं, तो पोटेंसी चली गई। कितने वीडियो में बताया कि वो बियॉन्ड द लिमिट चले गए। अब वो बियॉन्ड द लिमिट चलने के बाद वो 1 ml 50 ml भी जा रहा है, तो हमारे स्पजरिक में तो है नहीं। आप देखोगे D4 है और आपका D12 है। तो अब देने का तरीका अलग है। अब आयुर्वेदा के अंदर आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है कि कोई हाइपर हो या लो हो। होम्योपैथी के अंदर कहीं नहीं पढ़ाया जाता, हमारे सिस्टम में पढ़ाया जाता है, तो अलग हो गया। तो ये एक अब सिस्टम जो समाज में चल रहा है, जो सिस्टम के अंदर जो लॉ बनाने वाले हैं, उन्होंने एक सिस्टम समझ लिया, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो। तो उनको जगाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए या उसकी आवाज उठाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो हम लोगों ने वो निर्णय लिया कि ये सिस्टम अलग है, तो इस वजह से हम ये सिस्टम को अलग लेके चल रहे हैं। फिलॉसफी अलग है, फाउंडर्स अलग हैं, देने का ढंग अलग है। तो दोस्तों, इससे मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम वाकई में ही दूसरे सिस्टम से अलग करता है, और अगर इसके रेफरेंसेस चाहिए तो अनगिनत है, और इसका अगर फिलॉसफी चाहिए तो 150 साल पुरानी है। तो कहीं ना कहीं अगर स्पंजरिक बनाने का तरीका चाहिए तो 5000 साल पुराना है। तो दोस्तों, इस सिस्टम को इसलिए हमने हर्बल ना कहते हुए, इस सिस्टम को हमने होम्योपैथिक ना कहते हुए, हमने कैटेगरी स्पंजरिक की रखी। तो हम लोगों ने इसको स्पंजरिक कैटेगरी के अंदर इसको प्रचारित किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि ये कैटेगरी देने से ये सिस्टम आगे बढ़ा और आज पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहचान दी। कोई भी ब्रांड देख लीजिए, पहचान देता है कि मेरा ये ब्रांड है, और कोई भी कंपनी और कोई भी जो इन्वेंटर होता है वो अपनी चीज को पहले एक ब्रांड देता है, अलग करता है सबसे। तो हमने अलग किया, और वो हमने जो अलग किया वो बहुत कसौटी, साइंटिफिक कसौटी पर खरा उतरे, स्पजरिक चुना। तो अब वो सिस्टम स्पजरिक के अंदर क्या है, कौन फाउंडर है, ये आओगे तो पता चलेगा ना। आप उसके अंदर जाओगे, क्लासेस लोगे या स्कूल के अंदर पढ़ाई करोगे, तब नॉलेज आएगी ना। टीचर के साथ बात करोगे, तो बाहर बाहर से आप अपने ही मन से उसको बना रहे हो, तो वो अलग बात चली जाती है। तो पहला क्वेश्चन कि क्या ये होम्योपैथी है, उसमें मुझे ऐसा लगता है होम्योपैथी तो छोड़ो, ये कोई और सिस्टम के साथ ही मैच नहीं करता। तो इसलिए दोस्तों, ये एक अलग सिस्टम है, इसकी फिलॉसफी अलग है, इसके प्रिंसिपल्स अलग है, और इसकी दवाइयां 60 है। 60 दवाइयों से दूसरे सिस्टम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर 1000 से कम दवाइयां नहीं है। होम्योपैथी के अंदर तो 10-12 हजार है। और अगर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि आदमी दवाइयां ही बनाता जा रहा है, और ये सिस्टम 150 साल से 60 दवाइयों से सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, हुआ ना यूनिक। तो दोस्तों, ये अब हमारी मंजिल क्या है, तो हमको नींव जो है, हमें रास्ता तय करने के लिए वो सब चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हम मंजिल पे पहुंच सके। तो इस सिस्टम पे एक तो ये दूसरा क्वेश्चन आया है कि
ये सिस्टम के अंदर डायल्यूशंस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल सही आपने कहा। यही मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम के ऊपर डायल्यूशंस इसलिए मेरे बार-बार एक रूपता का जो मैं आपके सामने विषय लाता हूँ, वो कहीं न कहीं सिस्टम की प्रोग्रेस करने के लिए, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं रात-दिन सोचता हूँ। तो दोस्तों, हम में से कितने ही चिकित्सक हैं, जो कन्फ्यूज़्ड हैं आज भी कि डायल्यूशंस कौन-सा चूज़ करना चाहिए, डायल्यूशन कौन-सा नहीं चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम थोड़ी-सी चर्चा करते हैं कि सबसे पहले तो डायल्यूशन होता क्या है, ये समझो आप। जब आप डायल्यूशंस को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डायल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है और डायल्यूशन बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है और फिर ये समझना है कि डायल्यूशन आपको नहीं बनाना, वो फार्मेसी का काम है, जिसका काम उसी को साझे। आप समझ रहे हो ना ये कहावत? तो अगर आपका जो टॉपिक है उसी पे आप समझने की कोशिश करो कि आपका क्वेश्चन ये है कि डायल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पज्जरिक एसेंस को 10 से 40 दिन लगते हैं एक एसेंस बनाने के लिए, एक प्लांट्स का, और 115 का बनाना। पिछले 100 सालों से जर्मन के अंदर वो चल रहा है। तो आप दोस्तों 115 प्लांट्स का एसेंस निकाला और वो पहला जो एसेंस आया, जो उसका स्पज्जरिक एसेंस हमने कहा, वो D1 हो गया। अब वो D1 को किसी एक रेशो से D2 बनाना है, फिर D2 से D3 बनाना है। अब ये 3 जो हैं उसके नियम किसी ने निर्धारित कर रखे हैं पहले। आप अपनी मनमर्जी से नियम नहीं बना सकते। उसी को तो कहेंगे ना कि लॉ। अगर आज कोई चीज रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है तो लॉ बन जाएंगे ना। तो लॉ पहले से ही जर्मन के अंदर विद्यमान है। कितना एडवांस है, पहले से ही लॉ है कि वो जो स्पज्जरिक एसेंस है वो क्रॉस के हिसाब से आपको बनाना है और उसकी रेशो क्या रखी है, 1:9। तो अब लिखा हुआ है कि D1 D2 D3 ये नहीं देना, साफ है, क्योंकि पॉइजनस की कैटेगरी में आप, तो फार्मेसी स्ट्रिक्ट है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। D1 नहीं देना, D2 नहीं देना, D3 नहीं देना, ये आप समझ लीजिए। वो मेरी खुद की थ्योरी नहीं है, ये सिस्टम कहता है, वो मेरे वीडियोस देख लीजिए। तो डायल्यूशंस के लिए D1 D2 D3 अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, D4 से स्टार्ट करना है। अब वो D4 आपके पास आया, वो आप उसको डायल्यूटेड देते हो, अनडायल्यूटेड देते हो, यहां से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि डायल्यूशंस D1 नहीं है, D2 नहीं है, D3 नहीं है, D4 है। D4 1:9 रेशो से। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 147 है कि 100 है रेशो। दोस्तों, एक बन चुकी है और उसका इतिहास 100 साल से है। आज अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ और वर्ष चाहिए प्रूव करने के लिए। जब वो प्रूव हो जाएगा, लॉ बन जाएगा, तब आप बना सकते हो। लेकिन अभी जब लॉ बना है, वो किस आधार पे बनेगा वो हमें देखना है, इंटरनेशनल लेवल पर कौन सा रेफरेंस है। दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉज को लेके चला और वो उसमें प्रोग्रेस जल्दी हो गई। मैंने तीरन तुक्के नहीं चलाए, मैंने अपने डायरेक्शंस खुद नहीं बनाए, मैंने जोड़ तोड़ प्रक्रिया नहीं की, मैंने इस सिस्टम को समझा। तो उसका परिणाम आज ये है कि मैं काफी सफल हुआ। तो D1 D2 D3। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है कि आप D3 लो, D2 लो। दोस्तों, हमारा सिस्टम नहीं कहता ना ये। मैट्रिक्स से लेके जितने भी फॉलोवर हुए हैं, वो सिस्टम को एक रूप देके गए हैं। समझो, वो हमारी किताबों में विद्यमान है। वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, अज्ञानता दूर करनी पड़ेगी। तो D4 से स्टार्ट कीजिए। अब वो D4 के बाद आपका जो मैंने कई वीडियो में बताया कि उसको डायल्यूटेड देना है, अनडायल्यूटेड देना है। तो दो ही तरह के मूलभूत मैं आपको बता देता हूं, D4 और D12।
दो तरह के ही डायल्यूशंस हैं, और वो फार्मेसियों का काम है, वो एक बॉडी का काम है, वो प्रैक्टिशनरों का काम नहीं है। नहीं तो अनपढ़ता आएगी। फिर दोस्तों प्लीज आप बुरा मत मानना, फिर वो अनपढ़ता आएगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, हाइजीनिक नहीं है, सभ्य नहीं है, आप लेके आ रहे हो अपनी क्लिनिक के अंदर बना रहे हो, फिर उसके रेफरेंसेस नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं बन पाएगा। तो एक लॉ बनना चाहिए, आज बने या कल बने, बनेगा जरूर। वो यूरोप में बना, यूके में बना, वो हमारे देश में भी बनेगा, आप इंतजार कीजिए। वो कभी भी नहीं ऐसा हो पाएगा कि प्रैक्टिशनर अपना डायल्यूशंस खुद बनाते रहें, घर घर में फार्मेसियां चलती रहें, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर होएगा तो लाइसेंस लेके उसके अंदर स्ट्रिक्ट लॉ होंगे और होने ही चाहिए। पब्लिक को प्रोटेक्ट करना है, वो कहीं पर किसी भी जान के साथ आप खेल रहे हो। तो दोस्तों आज नहीं तो कल आपको ये कार्य बंद करना ही पड़ेगा। तो आप आज कर देते हो तो समय मिलकर आप इसमें कार्य कर सकते हो। तो डायल्यूशंस D4 से स्टार्ट कीजिए, और D4 आपको आपके दरवाजे पर हम पहुंचाएंगे हाई क्लास, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप हमसे बार बार एक सवाल पूछोगे कि सर D3 दे, D2 दे, तो सर वो नहीं हो पाएगा। D5 बना देंगे, D6 बना देंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको D4 लेना है, D12 लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव हाइपर और हाइपर पे दरवाजा नहीं है। आपको नंबर 1 प्रैक्टिशनर बनना है तो देर सवेरे आपको अज्ञानता छोड़ते हुए क्वाक प्रैक्टिशनर से अलग हटकर प्रोफेशनल होम्योपैथिक की तरह आपको अपने इस स्पजरिक सिस्टम में आना पड़ेगा। और जब आप आओगे, लॉ बनेंगे, तो आपको अपने आप डायल्यूशन हो जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत जल्द ये सिस्टम के ऊपर जब एक रूपता आएगी, एक लॉ बनेगा। आप देख लीजिए अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अंदर रिकॉग्नाइज से पहले, लॉ बनने से पहले कुछ भी कर रहे थे, लॉ बनने के बाद वो अलग होंगे। तो सबसे पहले तो फार्मेसी ही हमारी स्पजरिक की कहीं ना कहीं हमें प्रूव करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये दूसरा सवाल के अंदर उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि किसी रोग के ऊपर कौन सा डायल्यूशन और कौन सा दवाई चुनने का आप हमें बताइए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको मैं बताता हूँ कैसे सिंपल है। सबसे पहले समझिए कि सिस्टम की जो दवाइयां हैं वो कैसे बनी है, आपको समझ आएगा। कंपैरिजन करिए कि आयुर्वेदा का एक दवाई है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि हमारे इस दवाई की जो रोग है उसके ऊपर हम इस तरह से काम करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, सिम्टम्स को लेते हैं, फिर वो उसकी प्रकृति को लेते हैं, फिर उसके बाद वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन देते हैं। कोई भी चिकित्सा पद्धति की बात कर लीजिए आप, हमारा सिस्टम क्या कहता है कि पहले तो सबसे पहले वो ऑर्गन बेस्ड मेडिसिन है। तो आपको सिम्टम्स की जरूरत ही नहीं है। सिम्टम सिर्फ और सिर्फ रोग को समझने के लिए किस दशा में है और किस तरफ जा रहा है, वो सिम्टम कहा जाता है। दवाइयां उसके ऊपर आधारित नहीं है, यही मार खाते हैं। दूसरे सिस्टम से अच्छा सिस्टम हमारा क्यों है, क्यों साइंटिफिक है, समझ जाओ। सिस्टम जो है वो क्या कहता है, तो हम एक बार फिर इसके ऊपर पीछे जाके देखते हैं कि सिस्टम क्या कहता है। सिस्टम कहता है कि हमारे पास 60 दवाइयां हैं, 60 दवाइयों को 9 भागों में यानी कि 9 सीरीज के अंदर ऑर्गन और सिस्टम बेस पे बना हुआ है। तो आपके पास कोई भी रोग आया तो आपको पहला जो सिस्टम है उसके पहले प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि क्या वो व्यक्ति की प्रकृति क्या है, एक हेल्दी की प्रकृति क्या है और एक डिजीज पर्सन की प्रकृति क्या है। तो आपके सामने जो भी व्यक्ति आया वो डिजीज पर्सन में आ रहा है, हेल्दी नहीं आ रहा। आपके पास एक बीमार व्यक्ति आया, उसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति समझने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया कि लिम्फेटिक है, सैंग्यून है, नर्वस है, Na2 है। अब उसके अंदर दवाइयां आपके सामने आ जाएंगी, आपके ग्रुप्स आ जाएंगे आपके सामने
कि लिम्फेटिक के अंदर तो कौन कौन से लिम्फेटिक है आपके पास आ गए, और आपके पास अगर वो रस प्रकृति के साथ है तो आपके उसके अंदर एस ग्रुप आ गया, उसके अंदर एल ग्रुप आ गया। और अगर आप वो रक्त प्रकृति के सैंग्यून टेम्परामेंट है तो आपके पास ब्लड आ गया। अब ब्लड के साथ साथ आप उसके अंदर और भी सहयोग ले सकते हो जो ब्लड पे काम करती है। और उसके बाद नर्वस सिस्टम पे एच ग्रुप आ गया, और उसके बाद कुछ और सहयोग ले सकते हो जो नर्वस सिस्टम पे काम करती है। फिर Na2 मिक्स, तो आपको वो जो 9 ग्रुप्स हैं उसको डिवाइडेशन आ जाएगा आपके पास। आप करके देख लीजिए, उसमें डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको वो कैटेगरीज बन जाएगी। अब आपको रोग पहचानना है, तो पहला सिम्टम क्या बता रहा है कोई कि मुझे कब्ज है या मुझे पेन हो रही है या ब्लीड हो रहा है, तो आप, या मुझे नींद नहीं आ रही, तो ये पहला सिम्टम हो गया। सिम्टम हो गया। अब वो सिम्टम कहां पर है, किस ऑर्गन में है, तो वो ऑर्गन की बात करेगा। कहां पर है, नींद नहीं आ रही, नर्वस सिस्टम। मुझे ब्लीड हो रहा है, ब्लड, मुझे दर्द हो रहा है, तो इसके अंदर फिर नर्वस सिस्टम, और प्लस कहां पे हो रहा है, अब देख लीजिए। प्लस मेरे मसल्स में हो रहा है, मेरी हड्डियों में हो रहा है, मेरे पेट में हो रहा है, मेरे सिर पे हो रहा है, तो ऑर्गन चेंज हो गया। तो सिम्टम क्या है, ऑर्गन क्या है, और फिर वो सिस्टम क्या है, तो एसोसिएट कहां पर हो रहा है, तो उसके साथ एसोसिएट ऑर्गन कौन कौन से हैं, उसको सिस्टम्स कहते हैं। तो वो उसके साथ क्या, और जो दूसरे इनर कनेक्टेड सिस्टम्स हैं तो वो उसके साथ ऑर्गन्स, उसका जो काम है उसके अंदर बात आ रही है तो वो जुड़ गया। ऑर्गन एंड सिस्टम, तो दवाई तो बहुत सिंपल होगी। सिम्टम्स के ऊपर पूरा वर्ल्ड दवाई दे रहा है, पूरा वर्ल्ड दे रहा है। पेन है दे दो, कहाँ है, कोई मतलब नहीं। स्पंजरिक के अंदर 150 साल पहले रचना करके गया साइंटिफिक स्टडी आज भी कसौटी पर खरी उतरती है। कहां पर हो रही है, कौन सी ऑर्गन में हो रही है, तो फिर आप उसकी दवाई दे दीजिए। अब वो दवाई आपके सामने आ गई, किस ग्रुप में, कौन से ग्रुप में, माइंड एफ ग्रुप, डाइजेस्टिव एस ग्रुप, लंग्स रेस्पिरेटरी पी ग्रुप, हड्डियों की आ रही है तो सी के अंदर C4, ऑर्गन पे चले जाए, डिक करके चले जाओ। फिर आप उसकी डोज सिलेक्ट करेंगे, डोज क्या आएगी। अब यहां पर आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेन है, या आपके पास वो कब्ज है, या आपके पास कोई भी विषय को लेके चल लीजिए, आपके पास नींद नहीं आ रही, तो आपने वो दवाई सिलेक्ट कर ली। अब वो सिम्टम क्या कह रहा है, ज्यादा कि कम, वो सिम्टम कह रहा है। वो सिम्टम के आधार पर ब्लीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके आधार पर नहीं हो रहा तो आपको उसके अंदर D4 यूज करना है। अगर हो रहा है तो D12 यूज करना है। नींद नहीं आ रही तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर। दोस्तों, आपको D12 यूज करना है। अब कईयों को नींद ज्यादा आ रही है तो क्या यूज करना है, D4। नींद तो दोनों को ही आ रही है ना, एक को आ नहीं रही, और दोनों में फैक्टर क्या है, सिम्टम क्या है, नींद। एक को ज्यादा आ रही है, एक को कम आ रही है, तो डायलूशन। ऐसा साइंटिफिक सिस्टम आपने कहीं देखा, ये चीजें बताया ही नहीं गई। आप मुझे बता दीजिए कोई भी किताब, सबने लिखी है, साइंटिस्ट सब है। ज्यादा ज्ञान भी खराब कर देता है, ज्यादा ज्ञानी भी एक दूसरे के साथ फिर वो तर्क छोड़ के वो कुतर्क में चले जाते हैं।
मैं सही तू सही, मैं सही तू गलत। तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है बुद्धिजीवी का काम है, हमें समझना है। तो हाँ, मेरा जो उत्तर देने का तरीका ये है कि थोड़ा सा डीप जाता हूँ मैं, ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। अब सवाल आया है वो ये है कि क्या हम लोगों को एक साथ 2 दवाइयाँ देनी चाहिए? उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि अगर किसी को शुगर है और साथ में अर्थराइटिस भी है और साथ में कुछ और प्रॉब्लम भी है, तो क्या हम एक से बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों, कब मना किए। उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखें कि अनपढ़ता ना करें, कि सब खिचड़ी ना पकाएँ बस, ये कहा है मैंने। आप किसी को शुगर है तो शुगर पैंक्रियाज़ को ठीक करना पड़ेगा हमें। अगर किसी को अर्थराइटिस है तो हमें उसका जो रोग है, जॉइंट्स इन्फ्लेमेशंस को ठीक करना पड़ेगा। और किसी को उसके साथ कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कब्ज़ है, तो उसको कब्ज़ की दवाई भी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखें कि कुछ ऐसी दवाइयाँ भी तो हैं जो ये सब कवर करती हैं। हमारे सिस्टम की यही तो खासियत है, यही तो ऑल इन वन सिस्टम है कि आप दवाइयाँ ज़्यादा नहीं बन रही हैं। दूसरे सिस्टम्स के अंदर दवाइयाँ ज़्यादा बन रही हैं। तो एक सिस्टम के अंदर कंपाउंड्स काम कर रहे हैं। कंपाउंड्स कवर कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो अगर हम वो आपको ज्ञान लेना है कि कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो पूरे सिस्टम्स की एक से ज्यादा बीमारियों को ठीक करते हैं। तो सिंगल जो सीरीज के अंदर 9 सीरीज के अंदर सिंगल रेमेडीज जो हैं, जिसको वो भी कंपाउंड्स हैं लेकिन सिंगल कहा जाएगा उसको। सिंगल कंपाउंड्स जो हैं, वो जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर एक ऑर्गन को ठीक करने की क्षमता है। उसके साथ जो इम्बैलेंसेस हैं उसको ठीक। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जो कई कंपाउंड्स के साथ बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन के साथ बने हुए हैं, उनको आप एक बार यूज करके देखिए, जो दूसरे जो सिस्टम्स में बहुत कमी है तो हमारे सिस्टम के अंदर होगा। तो आप दे सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप की 2 दवाइयां नहीं देनी। जैसे कि आपने एस ग्रुप चुना, तो एस ग्रुप के अंदर आपने S1 भी चुन रखा है, S2 भी चुन रखा है, या S5 भी चुन रखा है, या S12 भी चुन रखा है, तो एक प्रकृति होगी वो, एक तरह की। एक के बाद एक कर सकते हैं भाई, पहले को काम करने दीजिए ना। आप जो 2 फोन है आपके पास, 2 सिम है, क्या एक साथ काम करते हैं क्या? वो दोनों अलग अलग करते हैं क्या? 2 नंबर अलग अलग होते हैं ना, एक ही नंबर पे 2 होते हैं तो अलग अलग होते हैं। तो अब उसको यूज करना है तो एक साथ करोगे क्या? बारी बारी करोगे। खाने के अंदर भी है। आप कितने उदाहरण दीजिए आसपास। लॉ, साइंटिफिकता इसे कहते हैं। अगर साइंटिफिक नहीं बनना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप वो करते रहिए, आप सारे मिक्स कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको समझना है। वो उसमें S1 भी डाल दीजिए, S2 भी डाल दीजिए, S10 भी डाल दीजिए, पेशेंट को भी दीजिए। S1 पहले खा, फिर S10 खा, फिर तू S5 भी खा, C1 भी खा, C4 भी खा, C10 भी खा। नहीं, सिम्टम एक, अनेक, कई, ऑर्गेनिक, सिस्टम्स कई, तो वो अफेक्ट हो रहा है, चेन है। तो सिम्टम्स के आधार पर डोज सिलेक्ट करनी है, ऑर्गन के हिसाब पर, ऑर्गन के हिसाब पर एक दवाई यूज करनी है, सिस्टम्स के आधार पर कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स दवाइयां यूज करनी है। अगर नहीं है तो दे सकते हैं। फिर आप 2 दवाइयां, अब 2 प्रकृति मिक्स्ड है तो उसके अंदर रस प्रकृति भी है, सैंग्यून भी है, रक्त भी है, तो दोनों को अलग अलग देंगे ना। लेकिन अगर आप A1 भी दे रहे हैं, A3 भी दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। सिंपल सिस्टम को बहुत गलत बना रही है। अपने लॉ ना बनाए बस, अपनी सो कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स या एक्सपर्ट्स ना बने। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इसके अंदर क्लियर हो गया होगा। तो आपको जो पहली दवाई है या S1 का क्या इंडिकेशन है, थेराप्यूटिक वैल्यू क्या है, वो कवर कर रही है, S2 की भी वो कर रही है, तो फिर दोनों को देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि अनुचित है ये, तो इसलिए बिल्कुल गलत है। आप दवाइयां मिला नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते उसको। नहीं तो आप या तो च्यवनप्राश पे जाइए, बनाइए उसको, फिर एक देना पड़ेगा आपको, या फिर आप खिचड़ी बनाइए तो वो अलग होगी। फिर आप
खिचड़ी खा रहे हैं तो आप साथ में कोई दाल चावल नहीं खा रहे हो, अगर आप खिचड़ी खा रहे हैं। तो आप अगर सारे मिक्स करके दे रहे हो तो फिर वो आपकी मर्जी है। अगर उसका आनंद लेना चाहते हो, साइंटिफिक बनना चाहते हो, तो एक सिस्टम की दवाइयाँ 2 नहीं मिलानी। और आपको कैसे पता है कि कौन से सिस्टम की D4 देनी है, कौन से सिस्टम की D12 देनी है? अगर इकट्ठे मिला दी तो S1 का आपने D4 मिला दिया, D6 मिला दिया, और S2 का आपने D30 कर दिया, डाइल्यूटेड कर दिया। फिर आप ये भी नहीं पता किस रेशो से बन रहा है, तो दोस्तों बहुत वो खिचड़ी सी बन जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसके ऊपर भी आपको कुछ समझ आया होगा। फिर अब बात कर लेते हैं कि क्या ये दवाइयाँ पॉइजनस प्लांट से बनती हैं या नॉन पॉइजनस प्लांट से बनती हैं? दोस्तों यही तो मेरा सवाल है कि कैसे आप नॉन पॉइजनस प्लांट्स कहते हो? मुझे तो समझ नहीं आता दोस्तों कि किस तरह से आप इसको नॉन पॉइजनस प्लांट कह रहे हो। एकोनाइटम डेडली प्लांट है, वेलोडोना डेडली है, कोनियम, रस्टॉक्स, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? दोस्तों ये पॉइजनस प्लांट इसमें हैं। 115 के अंदर कई ऐसे प्लांट्स हैं जो पॉइजनस हैं, नक्स भूमिका। तो दोस्तों इसलिए आपको समझना है, प्लीज मत कहिए कि नॉन पॉइजनस प्लांट्स, ठीक है? तो उसके पीछे वो उस समय कम प्लांट्स थे, उस समय कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो नॉन पॉइजनस नहीं थे, वो यूज किए गए थे, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर आता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक मेथड को देखेंगे तो उसके बाद वो जो उसका टॉक्सिक पदार्थ है वो हट जाता है। कब हटता है? D3 के बाद। D4 से वो टॉक्सिक पदार्थ नहीं रहता, 10,000 टाइम्स वो डायल्यूट हो चुका है दोस्तों। वो अब वो पॉइजनस नहीं रहा। तो आपको समझना है। तो D1 के अंदर है, D2 के अंदर है, D3 के अंदर है, तभी तो वो नहीं दे सकते आप। तभी तो दूसरे जो चिकित्सा पद्धति हैं उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा हैं कि आपने अगर ये दिया तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, अगर क्रूड फॉर्म दिया तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, अगर हर्बल एसेंस दिया तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर मदर टिंचर दिया तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये सब इतने रेफरेंसेस, इतनी किताबें, इतने एक्सपर्ट्स क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? क्यों वाटर कह दिया? क्यों उसके अंदर? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचा। तो हमारे ना हम क्रूड देते हैं, ना हम एसेंस देते हैं, ना हम हाईली डाइल्यूटेड देते हैं, हम मीडियम है, हम साइंटिफिक हैं। सो दोस्तों इसके लिए हमें फिर वो ब्रांड, हमारा ब्रांड क्या कहता है, हमारी सिस्टम क्या कहते हैं, हमारे फाउंडर क्या कहते हैं, तो उस पर आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आशा है कि आप इस पे ध्यान देंगे। एक और दो काफी सवाल हैं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं एक दो सवाल और लेके इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि ये दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या जर्मन में ये दवाइयाँ बनती हैं, और आपकी दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको काफी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको कह नहीं पाता। अनपढ़ता नजर आती है दोस्तों। अगर आपको वर्ल्ड में शुद्ध स्पजरिक दवाइयाँ लेनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन और यूरोप में ही अवेलेबल है। उसके पीछे बहुत कारण है। 115 प्लांट से हमारी सिस्टम की 60 दवाइयाँ बनती हैं। स्पजरिक एसेंस के अंदर 10 दिन लगते हैं। वो दोस्तों उसको गलत मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। इस वक्त अगर प्योरेस्ट दवाइयाँ अगर आपको लेनी है तो वो हमारे पास उपलब्ध हैं, जर्मन मेड मेडिसिन हैं, और उसको हम लोग यूके यूरोप के अंदर वो इजीली अवेलेबल है। हमारे देश के अंदर मुझे वो एक अलग सवाल है, उसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा कि वो हमारे देश के अंदर, मैं वहां से निकला हूँ, उसमें एक सहयोग करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं पहली बार प्योर दवाइयाँ तकरीबन 100 साल वर्षों के उपरांत इसको दोबारा से हमने इतिहास रचा है, दोबारा से हमने हिस्टोरिकल काम किया है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कोई जो क्वालिटी की चीज होगी वो थोड़ी सी महंगी होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आईफोन ही लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो सस्ता नहीं आएगा।
मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, तो या तो वो आईफ़ोन का जो ख़्याल है वो छोड़ दीजिए, या आप उस मोबाइल शोरूम में जाके कहिए कि भाई आपका ये महँगा है, क्यों दे रहे हो आप महँगा? तो मैं दोस्तों यही कह सकता हूँ कि आपको अगर हाई क्वालिटी का ब्रांड का अगर जर्मन मेड दवाई लेनी है तो वो बट नेचुरल महँगी होगी। लेकिन दोस्तों वो अगर यूके, यूरोप में लेते हो तो बहुत 10 गुना ज़्यादा महँगी है। हम लोगों ने भारत देश के अंदर बहुत ही कम दामों में स्पज्रिक एसेंस से बना हुआ हमने डाइल्यूशंस तैयार करके देश की स्थितियों को देखते हुए उपलब्ध करवाया है। और दोस्तों इसके ऊपर आप विचार कीजिएगा एक बार। एक तरफ कहते हो कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक जो चीज़ बाहर के देश में बन रही है वो सस्ती मिल जाएगी, तो दोस्तों आपका ये ख्वाबी पुलाव है, आप हकीकत से बहुत दूर हैं। तो इस तरह से अगर होता तो हर सेक्टर्स के अंदर वो क्वालिटी के हिसाब से दवाई बनती है, और वो क्वालिटीज़ की वजह से हम उसको सस्ती नहीं दे पाते, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते क्वालिटी के साथ, जो आज तक होता आ रहा है अपने देश में। बाहर के देशों में नहीं हुआ। 100 साल की कंपनी की जो दवाइयाँ हैं, वो दोस्तों इतनी महँगी थी, उसके मुकाबले में भी हमने कम रखा, और उसके बाद आपका काम भी कम कर रहे हैं, आपको सिरदर्दी भी नहीं है, और आपको एक प्योर चीज़ मिले, उसके हिसाब से वो बहुत ही उचित दाम में हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार, तो दोस्तों उस चीज़ से आप अपने लिए भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदते हैं। और यही कारण रहा है कि हम लकीर के फ़कीर हो गए। मुझे तो कई बार इस पे बहुत दुःख होता है कि ये सवाल आप करते हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप मेडिकल लाइन से सस्ती दवाई देने के लिए बैठे हो, तो वो कई और जो कंपनियाँ दे रही हैं उनसे लेते रहिए आप। उसके अंदर आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, आपको हमें अपने उद्देश्य नहीं छोड़ने, अपना क्वालिटी को मेंटेन करना है, हमें सच्चाई को परखना है और सिस्टम को आगे ले जाना है। और इन सब बातों के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन मानसिकता से निकलना होगा। आज हर बच्चा जानता है कि अच्छी क्वालिटी के लिए मुझे अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। उसके बावजूद दावे के साथ कहता हूँ कि हाई क्वालिटी मेडिसिन इन कम प्राइस आपको मिलेगी, और एक बार आप दवाइयाँ यूज़ करेंगे तो आप भूल जाएँगे सब कुछ, इतना साइंटिफिक रिज़ल्ट्स आता है। अ, कम ही सही, पर हमारे पास बहुत कर्मठ और डेडिकेशन प्रैक्टिशनर जो एक बार सत्य हमारे साथ जुड़ गए, वो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों वो आपके आस-पास ही हैं। इसलिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसके अंदर सोचना है, उसमें हमें नहीं सोचना। तो इस सिस्टम क्या कहता है और हाई क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से हमें चलना है। तो दोस्तों इस बात को बुरा मत मानिएगा। मैंने सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये कुछ बातें की हैं कि अ, हमारे सेक्टर में नहीं, दूसरे सेक्टर्स में भी सस्ती और महँगी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन क्वालिटी आपको पता है, तभी वो होती है। अ, विदेश में बना हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन्स ज़्यादा महँगा होगा हमारे देश के मुकाबले, लेकिन हाई क्वालिटी दोनों में अंतर होगा, क्वालिटी का अंतर ज़रूर होगा। चीज़ों में होगा, आपके वस्त्र में होगा, जूतों में होगा, ये क्वालिटीज़ में फ़र्क पड़ता है। हमारे देश की ही 2 हाई क्वालिटीज़ की चीज़ों में अंतर होगा। देसी घी, नकली घी के अंदर प्राइस का बहुत बड़ा डिफ़रेंस होगा, और कुछ लोग मिक्सिंग करके आपको अ, सस्ती दे रहे हैं तो आप लेते रहिए। लेकिन कहीं न कहीं आप उसको क्वालिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो सस्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी दवाइयाँ हाई क्वालिटी के बाद भी बहुत बिल्कुल उसकी कीमत बहुत कम है। चाहे वो यूके की हो, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे वो हमारे देश की हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सब सवाल आपके सामने समक्ष थे, और फिर दोबारा से मैं उपस्थित होऊँगा। आपका कोई सवाल हो, आपका कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको चाहिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, और मुझे सवाल ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपको उनका उत्तर दे सकूँ। नमस्ते।